हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट की होती है कि वो कितनी हीट को अपने अंदर रख सकता है। जैसे हमने आपको कहा पानी को स्टोर करो, और आप पानी को स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन 100 लीटर पानी को स्टोर करना चाहते हैं और एक टिन लेके आते हैं। उस टिन में, कंटेनर में 25 लीटर्स पानी आता है, तो आपको 4 कंटेनर लाने पड़ेंगे। ये 25 लीटर उस टीने की क्या है? कैपेसिटी। तो इसी तरह से जब हम किसी भी बर्तन को लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसमें हीट को भरते हैं, तो हीट उसमें भरी जा सकती है और उसकी एक कैपेसिटी होती है, उतना वो हीट को अपने अंदर भर के रख सकता है। जैसे टैंक में आप पेट्रोल भरते हैं, उसी तरह से किसी भी चीज में हीट भरी जा सकती है, एनर्जी। और आज हम स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उसके हीट के रखने की कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करती, और ये कहलाती है उसकी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम हर क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो हीट कैपेसिटी को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हीट देते जाते हैं और उस पर थर्मामीटर लगा के रखते हैं। हमने हीट दिया, हीट देने का हमारे पास नापने का कोई तरीका होगा, ठीक है। हम हीट को देते जाते हैं, नापते जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को देखते जाते हैं थर्मामीटर लगा के। जब ये 1 डिग्री गर्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे 1 डिग्री गर्म होने के लिए इसने इतनी हीट हमसे ली, उसको हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी। फिर से देखिए, अगर हमको एक टैंक में पानी डालना है और हमारे पास ये एक टैंक है, ये एक टैंक है और ये एक टैंक है, इन तीनों में हमने पानी डालना शुरू किया। इस टैंक में जब हम पानी डालते हैं, 5 लीटर डालते हैं, तो ये 1 मीटर ऊंचा हो गया। कितना डाला हमने? 5 लीटर। इसमें अगर हम 1 मीटर ऊंचा करना चाहते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा वाटर लेगा और इसमें हमको देना पड़ा 10 लीटर, तो ये कितना ऊंचा हो गया? 1 मीटर। लेकिन जब हम इसमें देते हैं तो हमको कितना देना पड़ता है? 15 लीटर्स, तो ये कितना ऊंचा होता है? 1 मीटर। हमारी आंख में ऊंचाई दिखती है, ऊंचाई दिखती है। तीनों की ऊंचाई कितनी ली हमने? 1 मीटर। हम बोलेंगे कि ये जो बर्तन है A, B, C, इसमें A की कैपेसिटी ज्यादा है, C की उससे कम है, B की उससे कम है। इसको देखकर हम बोलते हैं ये, तो ये क्या है? ये उसकी कैपेसिटी है। हम ये नहीं कह सकते, जैसे ये वाला है, इसमें हमने और पानी डाला, ये पानी हो गया 10 लीटर, ये यहां तक डाल दिया 15 लीटर। इसमें कितना पानी दिया? 15। इसमें कितना पानी दिया? 10। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ये डिसीजन ठीक है कि गलत? गलत। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट हमने कितनी दी है? 1 मीटर और इसकी हाइट 3 मीटर। तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं। तो कैपेसिटी का फेयर कंपैरिजन क्या होगा? जब सबकी हाइट हम कैसी रखेंगे? बराबर। और हीट करने वाले में हर चीज का क्या रखेंगे? बराबर टेम्परेचर। हर एक को हम कितना गर्म करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। जो जितनी हीट लेगा वो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। उससे पता लगेगा कि वो उसकी हीट। अच्छा, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड 3 क्वांटिटीज हमको स्टडी करनी है, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि तीनों में क्या क्या अंतर होता है। ओके, तो ये 3 क्वांटिटी शुरू करते हैं। पहली क्वांटिटी है हीट कैपेसिटी, दूसरी स्पेसिफिक हीट और तीसरी मोलर स्पेसिफिक हीट। और तीनों को एक साथ हम स्टडी करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल, और तीसरा
मोलर स्पेसिफिक हीट। तीनों में क्या चीज एक समान है? तीनों में एक समान है कि किसी भी चीज को हम 1 डिग्री ही गर्म करेंगे। सो दिस इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तीनों में वही चीज चलेगी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ओके, हीट रिक्वायर्ड, ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें हीट डालते चले गए, इसको हम नाप रहे हैं हीट को, जो भी उसकी यूनिट है, जूल है मान लो, 1 जूल डाला, 2 जूल डाला, 3 जूल डाला, 10 जूल डाले तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया, तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या है? 10 जूल। ओके, ये हीट कैपेसिटी 1 डिग्री से हमने राइज करना है। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट ने टोटल जितनी हीट कंज्यूम कर ली 1 डिग्री राइज होने में, वो इस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। किसकी? नो, इस ऑब्जेक्ट की। अब यह थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट, मटेरियल और मोलर, ये 3 शब्द थे। मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, क्या है मुझे नहीं मालूम, इसको 10 जूल एनर्जी दी, 1 डिग्री राइज हो गया। मैंने बोला भैया ये डब्बा जो है इसकी हीट कैपेसिटी 10 जूल, ठीक है। ये वाला डब्बा लिया, इसको हीट एनर्जी दी, जब इसको 20 जूल दे दिया तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया। तो इस डब्बे की हीट कैपेसिटी कितनी हुई? 20 जूल, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी किसकी होती है? तो आंसर है हीट कैपेसिटी एक ऑब्जेक्ट की होती है। याद रहेगा, हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए एक लाइन, हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड to raise its temperature, to raise its temperature by unity, by unity. Unity means 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हो गया। ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करिए, हीट कैपेसिटी हमेशा किसकी लेनी है? ऑब्जेक्ट की। ओके, अब दूसरा समझिए, स्पेसिफिक हीट। हमने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया और इसको हीट किया, इसने 10 जूल लिया और 1 डिग्री राइज हो गया, तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 10 जूल। ओके, उसके बाद हमने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया। अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लेकिन इसी मटेरियल का बना हुआ है। अब इसको जब हम हीट देते हैं तो इसमें 20 जूल लगता है, तब ये 1 डिग्री राइज होता है। तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 20 जूल। हम ये कहते हैं स्पॉन्ज की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, प्लास्टिक की कम होती है। इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमने दोनों की क्वांटिटी अलग अलग ली है। ये अगर 10 ग्राम का है तो ये 20 ग्राम का है, या ये 10 ग्राम का है तो ये 20 ग्राम का है। सो इट इज नॉट ए फेयर कंपेरिजन। अगर हमको दो चीजों को फेयर कंपैरिजन करना है तो जैसे पहले हमने क्या किया था, 1 डिग्री सबको राइज करना है, वैसे हमको क्या कर लेना चाहिए? सबका मास भी एक समान होना चाहिए। तो अब हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया, इसको हमने 10 जूल गर्म किया, 10 जूल हीट दी, 1 डिग्री राइज हो गया, इसका हमने वेट कर लिया, इसका वेट आया 10 kg। तो 1 kg को 1 kg ने कितनी हीट ली होगी? 1 जूल। 10 जूल 10 kg ने ली, तो 1 kg ने कितनी ली होगी? 1 जूल। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें ये जो मटेरियल लगा है प्लास्टिक, इसका आप 1 किलो लीजिए, 1 डिग्री राइज करिए तो कितना लेता है? 1 जूल। तो 1 जूल भी इसकी हीट है, लेकिन कौन सी हीट कैपेसिटी है? स्पेसिफिक। जब हम स्पेसिफिक शब्द लगा देते हैं तो उसका मतलब है हमने इसकी कितनी क्वांटिटी ली है? 1 kg।
ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये लिया और प्लास्टिक का दूसरा चीज लिया। ये हमने कहा इन दोनों की स्पेसिफिक हीट बताइए। तो हमने कहा क्या प्रॉब्लम है, दोनों ही तो प्लास्टिक एक जैसे हैं, इसका 1 किलो लीजिए या इसका 1 किलो लीजिए। दोनों में इसमें हमको 10 जूल लगेगा 1 किलो गर्म करने में, तो इसका 1 किलो लेंगे तो उसको भी कितना लगेगा 10 जूल। लेकिन बाय चांस ये है 2 किलो, तो इसको 1 डिग्री गर्म करने के लिए कितनी हीट लगेगी 20 जूल। ये है आधा किलो, तो कितना लगेगा 5 जूल। तो हमने बोला कि भैया इसको जब हम 10 जूल गर्म, इसको 1 डिग्री गर्म करते हैं 20 जूल लगता है, इसको 1 डिग्री गर्म करते हैं 5 जूल लगता है, तो 5 जूल में ये 1 डिग्री गर्म हो जाता है। ये अच्छा मटेरियल है। दिस इज अगेन ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमने जानबूझ के क्या किया, इसका वेट कम। ये मटेरियल अच्छा नहीं है, मटेरियल सेम है, राइट। तो अगली चीज जो हमने देखी वो ये है कि मटेरियल की क्वांटिटी कम ज्यादा करने से हीट कम ज्यादा हो सकती है। तो हमने एक नई क्वांटिटी बनाई, स्पेसिफिक हीट। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि प्लास्टिक भारी होता है कि स्टील भारी होता है, स्टील भारी होता है, ठीक है। तो ऐसा करो भैया, स्टील का एक पिन ले लो और ये प्लास्टिक का इतना मोटा डस्टर ले लो, कौन भारी है? तो प्लास्टिक भारी हुआ कि पिन लोहा? तो प्लास्टिक भारी। तो यहां पे गड़बड़ कहां है, हमने दोनों का क्या बराबर नहीं लिया, वॉल्यूम एक जैसा दोनों का लेना चाहिए था, तब फेयर कंपैरिजन होता। तब हम क्या बोलते, स्पेसिफिक डेंसिटी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। लेकिन हम मास के लिए नहीं कह सकते, मास तो डिपेंड करता है ना कि हम इतना बड़ा प्लास्टिक ले रहे हैं तो उसका मास नेचुरली इतने से स्टील से ज्यादा होगा। इसी तरह से जब हम किसी चीज को हीट कैपेसिटी देते हैं, 1 डिग्री राइज करना है और 1 जूल देने से वो 1 डिग्री राइज हो जाता है, लेकिन हमने उसको 10 किलो ले लिया, तो अब हम क्या देखते, 10 जूल देते हैं तब जाके वो 1 डिग्री राइज हो जाता है। तो जब हम मटेरियल को कंपेयर करते हैं कि कौन सा मटेरियल कम हीट में गर्म होगा, कौन सा ज्यादा हीट में गर्म होगा, तो मटेरियल में हम टोटल हीट को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 1 kg मटेरियल को गर्म करने वाली हीट को लेंगे। तो ऐसी वाली जो हीट कैपेसिटी होती है जिसमें हमने 1 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ मास को भी 1 kg कर दिया है, तब जो कैलकुलेशन होगी उसका नाम क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। उसमें अब ये हमने लिया है 10 kg का, ये लिया है 5 kg का, तीसरा लिया है 2 kg का, पर जब तक तीनों प्लास्टिक हैं, एक जैसे प्लास्टिक, तो पर केजी एक ही निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप बाजार से 5 kg शुगर का पैकेट लाते हैं, 10 kg शुगर का पैकेट लाते हैं और 20 kg शुगर का पैकेट लाते हैं, पैसे किसके ज्यादा लगते, 20 के ज्यादा, 10 के कम और 5 के उससे भी कम। पर अगर हम आपको पूछेंगे पर केजी रेट शुगर का, तीनों में क्या अंतर है, सेम, क्योंकि तीनों का क्या चीज सेम है, मटेरियल। इसी तरह से पर केजी मटेरियल की हीट टेकन इज सेम, भले वो मटेरियल छोटा है भले मटेरियल बड़ा है। और अगर पूरे मटेरियल की हीट लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। 1 kg की लेंगे तो उसका नाम स्पेसिफिक हीट। ये हो गया, ओके। 1 kg की बजाय एक और काम करते हैं। हमने ये मटेरियल लिया, मान लो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 1 मोलर मास लिया। किसी को याद है एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27। 1 मोल इज 27 यूनिट्स। 27 क्या, ग्राम की केजी, ओके। 27 ग्राम एल्यूमिनियम हमने लिया और उसको 1 डिग्री राइज किया, फिर कुछ हीट मांगेगा, वो जो हीट देनी पड़ेगी उसका हमने दूसरा नाम रखा, क्या नाम रखा, समझ में आता है, ठीक है। तो फिर से अच्छा सर, अंदर क्लास चल रही है, पीछे आ जाइए, अंदर क्लास में आ जाइए।
हाँ पीछे है, ब्लैक गेट है। हाँ नहीं नीचे ही है, पीछे। रायपुर में एक क्लास है एक्सपोनेंट क्लासेस, वहाँ एक मिश्रा सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो वो नॉर्मली ये वीडियो देखते रहते हैं। तो वो एक दिन एक्चुअली देखना चाहते थे कि ये वीडियो कहाँ बनता है, तो वो स्पेशल उसको देखने के लिए आए रायपुर से। तो इन ओके चेयर है बेटा, अपने साथ बैठो जल्दी। यू नीड चेयर। तो अब हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल। कितना होना चाहिए मटेरियल? 1 kg। तो नोट करिए, स्पेसिफिक हीट इज property of a material. Property of a material. It is the heat required to raise the temperature of 1 kg of that material, to raise the temperature of 1 kg of that material by 1 degree Celsius. ठीक है, 1 kg of that material by 1 degree Celsius. What should be its unit? आप बताइए। Heat जूल पर केजी। Very good. लिख लीजिए, its unit is joule per kg per degree Celsius. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कई बार यूनिट जूल के साथ पर ग्राम भी लिखा हो सकता है। अगर हमारे न्यूमेरिकल में पर ग्राम है तो हम कैलकुलेशन ग्राम के हिसाब से करेंगे, मास को ग्राम में लिखेंगे, और अगर केजी लिखा है तो पर केजी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम स्पेसिफाई करते हैं सी से, स्मॉल सी। ओके, उसके बाद लिखिए मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट molar specific heat of an object is, of a material is the heat required to raise the temperature of 1 mole quantity of this material by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. Full stop. Okay, it is represented by capital C. It is represented by capital C. ओके, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन देखिए, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कितने किलो की है? 1 kg, और इसमें हम कितना मटेरियल ले रहे हैं? पूरा मतलब अगर उसका मास m है तो 1 डिग्री राइज करने में कितनी हीट लगेगी? आंसर है m मल्टीप्लाइड बाय c। ये है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? m इंटू सी, स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल सी। ओके, ये तीनों चीजें ऐसा अलग अलग नोट करिए। और अब तीनों शब्द आपको समझ में आ गए।
तीनों में कॉमन चीज क्या है? 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट लगती है। डिफरेंस किस चीज का है? मास का। हीट कैपेसिटी में पूरा मास ले लेना है उस ऑब्जेक्ट का, इसलिए वो किसकी प्रॉपर्टी है? उस ऑब्जेक्ट की, अलग अलग ऑब्जेक्ट की। और स्पेसिफिक हीट मटेरियल की, और मोलर स्पेसिफिक हीट मटेरियल की है प्लस 1 मोल क्वांटिटी लेनी है एंड नॉट 1 ग्राम। अगर हमको किसी की मोलैरिटी म्यू दी गई है तो म्यू से हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, हाउ मच इज द हीट रिक्वायर्ड। ओके, तो एनीवे उस पर अभी हम आएंगे। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट दिस, ओके, ये 3 तरह। हाँ, इसको आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, सीबीएसई की बुक है, इन्होंने इसको स्मॉल सी लिया है, एस लिया है, स्पेसिफिक हीट एस। सो लेट्स राइट इट एस, स्पेसिफिक हीट स्मॉल एस। Okay, then what this will be? MS. Okay, and this molar specific heat, they have taken it as capital S. Okay, that doesn't matter. We can define heat capacity per mole. अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये आपको दोनों मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेट्स टेक इट वन सेकंड। हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय कैपिटल एस, 1 kg के लिए स्मॉल एस। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा? एस इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, राइट? ये and this is for 1 mole. Where mu is molarity. ये इनका आपस में रिलेशन। ओके, इफ वी गिव, फिर से सुनिए, इफ वी गिव हीट ऑफ डेल्टा क्यू टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स टेम्परेचर राइज बाय डेल्टा टी, कितना हमने उसको हीट दिया? डेल्टा क्यू। सो डेल्टा क्यू इज चेंज इन द हीट कंटेंट्स। पहले किसी के पास हीट 100 थी, हमने कुछ हीट दी, अब उसके पास हीट 120 हो गई, तो हाउ मच इज द डेल्टा क्यू? 20। ये दिया, और ये डेल्टा क्यू देने से उसका टेम्परेचर डेल्टा टी राइज हो गया। डेल्टा टी राइज हुआ कितनी हीट देने से? डेल्टा क्यू। तो 1 डिग्री राइज होगा कितनी हीट देने से? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। 1 डिग्री राइज होगा, लेकिन 1 डिग्री जब राइज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा क्यू? हीट गिवन। व्हाट इज डेल्टा टी? टेम्परेचर राइज। तो ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसी एस को अगर हम यहां रख देंगे, so this will be what? Delta Q delta T is equal to MS. What is this S? जरा ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक हीट। ओके, ये वाला कैपिटल एस क्या है? हीट कैपेसिटी। ओके, ये आ गया। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हाउ मच? MS डेल्टा टी। This is very famous relation and most useful relation. The heat given to an object, delta Q, is measured by mass multiplied by specific heat multiplied by temperature rise. Specific heat क्या होती है?
1 kg को 1 डिग्री राइज करने के लिए लगने वाली हीट। अगर m kg है तो कितनी हीट लगेगी? m इंटू s, 1 डिग्री राइज करने के लिए। अगर डेल्टा t राइज करना है तो कितनी लगेगी? m इंटू s इंटू डेल्टा t। ये होगी टोटल हीट। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। ये सबको एकदम रटा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आप सबको याद है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह से ये भी याद होना चाहिए Q इज इक्वल टू ms/t, राइट। ओके, तो ये है हीट को कैलकुलेट करने का तरीका। अब यहां पर आते हैं फिर से, मोलर स्पेसिफिक हीट C। This is heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance. अब हमारा सब्सटेंस अगर गैस है तो गैस को जब हम लोग 1 डिग्री राइज करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं उसको राइज करने के, और इनको अब थोड़ा आप बारीकी से समझिए कि गैस की हमने स्पेसिफिक हीट निकालनी है। मोलर स्पेसिफिक हीट हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हीट देंगे और उसका टेम्परेचर नापते जाएंगे। हीट देंगे, टेम्परेचर नापते जाएंगे। जब टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाएगा तो जितना हीट दे चुके होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोलर स्पेसिफिक हीट। वो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास गैस की क्वांटिटी है, इसको हमने हीट दी। हीट देने से इसको मैं डायग्राम बनाता हूं। यहां पर एक पिस्टन लगा दिया हमने, इसके अंदर ये कुछ वॉल्यूम है फिक्स्ड। यहां पर हमने इसको गर्म किया, हीट दिया। हीट देने से इसका टेम्परेचर राइज होने लगा। यहां पर हमने इसका टेम्परेचर देखा, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ। जितनी हीट हमने दी हमने उसका नाम क्या रख दिया? मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इसमें कितनी गैस है? 1 मोल। वह फिर से सुनिए, 1 मोल गैस भरी, हीट किया, 1 डिग्री राइज किया, जितनी हीट लग गई वो क्या है इसकी? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये पिस्टन को हमने यहीं पर पकड़ के रखा हुआ है, ऊपर नीचे नहीं जाने देते। लेकिन जैसे ही हम हीट देते हैं क्या देखते हैं कि अंदर का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया और वो प्रेशर इसको पुश कर रहा है ऊपर, पर हम जाने नहीं देते, पकड़ के रखा है हमने इसको, ठीक है। तो जब हम इसको पकड़ के रखते हैं तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? इसकी वॉल्यूम। और 1 डिग्री राइज कर दिया, हमने नोट कर लिया। ये जो हम इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, इसके साथ हमने 1-2 लेटर और लगा दिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका स्पेसिफिकेशन क्या हो गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ने नहीं दिया इसका, और इसका हमने नाम रख दिया CV, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, जब ऐसा होगा हम इसको गर्म करेंगे, वॉल्यूम को नहीं बढ़ने देंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा अंदर। गर्म करने से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहां का प्रेशर कम है और यहां का प्रेशर ज्यादा है। मान लीजिए हमने इसको नहीं पकड़ा, हमने इसको नहीं पकड़ा और इसको गर्म किया। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ता है ये पिस्टन को क्या करेगा? ऊपर ढकेल देगा। अगर ऊपर ढकेलेगा तो क्या इसका वॉल्यूम यही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। वो ऊपर ढकेलता जाएगा। अब उसका मास, गैस का मास वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? मास सेम रहेगा। कितना? तो आंसर है 1 मोल। हमने 1 मोल गैस लिया था तो वो तो 1 मोल ही रहेगा, भले हम इसको ऊपर जाने दें भले नहीं जाने दें। तो अभी हमने इसको गर्म किया और इसको नहीं दबाया, इसका प्रेशर कम था, इसका प्रेशर ज्यादा था। ज्यादा प्रेशर के कारण ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने दिया। ये ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा? जब तक दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाएगा। अच्छा, पहले जब हमने गर्म करना शुरू किया था उस समय पिस्टन यहीं खड़ा था, तो नीचे का प्रेशर कितना था? जितना ऊपर का था, इसीलिए तो खड़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमने गर्म किया, प्रेशर बढ़ा, ये ऊपर चला गया, चलते गया और जाके एक जगह रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि ऊपर नीचे प्रेशर कैसा हो गया? इक्वल। फिर से अंदर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर।
तो ठंडा था 1 एटमॉस्फेरिक, गर्म किया, ऊपर गया, फिर से कितना हो गया 1 एटमॉस्फेरिक। तो प्रेशर में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। मतलब प्रेशर क्या रहा? कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। टेम्परेचर 1 डिग्री, हमने कहां तक गर्म किया? 1 डिग्री। तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई। क्या डेफिनेशन पूरी हो गई? हमने हीट दिया और 1 मोल गैस ली और 1 डिग्री गर्म कर दिया। ये क्या चीज है? मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर से हमने लिखा मोलर स्पेसिफिक हीट, पर प्रोसेस में गड़बड़ है। अभी हमने कांस्टेंट किसको रखा? प्रेशर, भले वॉल्यूम बढ़ जाए। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये रीडिंग कुछ अलग ही आती है। तो पहले अगर हमारी ये जो हीट थी, ये हमने 10 जूल तक गर्म किया और 1 डिग्री आ गया था। अभी हम क्या देखते हैं? 10 जूल गर्म करने से 1 नहीं आया, हमको 11 जूल करना पड़ा। 11 जूल किया, तब जाके ये 1 डिग्री राइज हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो अब हमने नोट किया 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 डिग्री राइज करने के लिए 11 जूल हीट लगती है। तो इसका हमने नाम रखा Cp, कांस्टेंट प्रेशर, और पहले वाले का नाम क्या? Cv। Cv में 10 जूल किया था और Cp के लिए हमको 1 डिग्री राइज करने के लिए 11 जूल देना पड़ा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कौन है? 10 की 11? तो आंसर है दोनों है। क्यों दोनों है? क्योंकि जो हमारी बेसिक कंडीशन है कि गैस 1 मोल लेंगे, 1 मोल ली है, टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे, किया है, इसलिए दोनों क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। पर दोनों प्रोसेस अलग अलग है, इसलिए हमने बोला कि मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरह से नापी जाती है और 2 रीडिंग उसकी होती है। एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक होती है कांस्टेंट प्रेशर। तो अब से आप याद रखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरह की होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर। कौन सी ज्यादा होती है? प्रेशर। क्यों? ओके, ये करेक्ट है। कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम जाके पढ़ेंगे इस चीज को, और आप लोग इसको समझ भी सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यहां पर हम जब इसको हीट करते हैं, ये पिस्टन अपनी जगह पर खड़ा है, इसने इसको गर्म किया 1 डिग्री, क्या निकला? Cv। लेकिन जब हमने दूसरे केस में इसको गर्म किया तो पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन पर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बना? वर्क डन। वर्क कब होता है? जब कोई एनर्जी देता है। वो एनर्जी किसको देनी पड़ी? इसी हीट को एनर्जी देनी पड़ी। तो 10 तो इतने दिया टेम्परेचर राइज करने के लिए, और 1 इसको देना पड़ा पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए। खर्च कितना हो गया? 11। अंदर में जो भी हुआ हो, हमने क्या देखा? टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुआ और इसने कितना खर्च करा दिया हमारा? 11। तो हम बोलेंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 11, क्योंकि उसको थोड़ा सा, अब अंदर की बात हम जानते हैं कि इसने हीट भी किया है और इसने वर्क भी किया, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है? ओके, तो ये अब दोनों तीनों चीज नोट कर लीजिए। There are 2 type of molar specific heat. There are 2 types of molar specific heat for gases. Molar specific heat for gases. नीचे नंबर 1 Cv, molar specific heat at constant volume. The heat required to raise the temperature, of 1 mole gas and keeping the volume constant. Second लिखिए Cp
Cp. Molar specific heat at constant pressure. Molar specific heat at constant pressure. The heat required to raise the temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius by keeping the pressure constant. ब्रैकेट में लिख लीजिए वॉल्यूम में चेंज. ओके, थोड़े से इनके डाटा या एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, नोट करिए. पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Examples: aluminium 900 joule per kg per Kelvin, copper 386.4, lead 127.7, water 4186, mercury 140, and oil, edible oil, खाने वाले तेल 1965. ओके, अब ये टेबल मैंने आपको इसलिए लिखवाया है, इसको जरा ध्यान से देखिए. अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, इधर ध्यान दो, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो किसको सबसे थोड़ी सी हीट देने से 1 डिग्री राइज हो जाएगा? सबसे कम लेड 127.7. सिर्फ इतनी सी हीट देंगे 1 डिग्री गर्म हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसमें स्टील लिखवाया क्या? नहीं, वो स्टील डाटा अभी है मेरे पास. हाँ, आयरन लिखिए. आयरन 450. ओके, अब बताइए. हाँ, इधर ध्यान दीजिए. आपके पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है और आयरन है. तीनों को हमने एक समान हीट दी, तो कौन ज्यादा गर्म होगा? कॉपर ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि कम हीट देने से उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा. ये बात समझ में आ गई? तो हमने रिलेशन क्या याद कर लिया? जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है उसको हीट देने से वो जल्दी गर्म हो जाए. अब इसका उल्टा यूटिलिटी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मेरे पास 2000 जूल हीट है और मैं उसको रखना चाहता हूं स्टोर करके. ठीक है, तो किस चीज में रखना एडवाइजेबल है? करेक्ट, वाटर. क्यों? कितना पानी लगेगा? आधा किलो. 1 डिग्री राइज होगा, आधा किलो पानी होगा, 2000 कैलोरी, 2000 जूल उसमें समा जाएगी. आप देख रहे हैं, 4000 जूल हम वाटर को देते हैं तो वो कितना राइज होता है? 1 डिग्री. और 4000 अगर हम कॉपर को दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री राइज हो जाएगा, कितना गर्म हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हमको, आपने देखा है हीट पैड हम लोग यूज करते हैं शरीर में सेक करने के लिए, तो वाटर बॉटल यूज करते हैं. क्यों यूज करेंगे? क्योंकि पहले हम हीट उसमें स्टोर करते हैं गर्म करके. अगर हमने कॉपर लिया, कॉपर में स्टोर किया, 10 डिग्री राइज किया, तो कितनी हीट स्टोर हुई? 3800, दैट इज 4000 जूल.
और हमने बॉडी से लगाया 4000 जूल, हमने 10 मिनट में यूज कर लिया, वो कॉपर ठंडा हो गया। कितना राइज किया था? 10 डिग्री। वही 1 kg वाटर हमने लिया और 10 डिग्री राइज किया, तो कितनी हीट उसमें एंटर कर जाएगी? 40,000 जूल। और 40,000 जूल आराम से हमको आधा घंटा तक हीट देती रहेगी। तो जब हमको हीट स्टोर करना होता है तो बेस्ट मीडियम क्या है? वाटर। ये याद रखिए। समझ में आ गया? इसी तरह से जब हमको किसी चीज से हीट को निकालना है तो ये एक गर्म ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम एक ठंडा ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हीट इसमें आ जाएगी। कब तक आती जाएगी? जब तक ये गर्म नहीं हो जाता। अगर हमने कॉपर लगाया तो इसने 400 खींचा, गर्म हो गया। पानी लगाया तो कितना खींचेगा? 4000, तब ये 1 डिग्री गर्म होगा। तो हीट को खींचने के लिए कौन अच्छा? वाटर। इसीलिए जब कूलिंग करने की जरूरत पड़ती है तो किससे कूल किया जाता है? वाटर से। ठीक है, तो हीट को स्टोर करना है वाटर। ये हमारा स्पेसिफिक हीट का यूज, ज्यादा और कम होने से किस चीज का अंतर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आए? ओके, तो ये स्पेसिफिक हीट। अब थोड़ा सा डाटा नोट करिए, सीवी और सीपी। नोट करिए। फॉर हाइड्रोजन ना, पहले मोनो एटॉमिक गैस He, हीलियम, हीलियम Cp 20.8, Cv 12.5। अच्छा, हाइड्रोजन, ये डायटोमिक हाइड्रोजन 28.8 and Cv is 20.4। उसके बाद नाइट्रोजन 29.1, 20.8। ऑक्सीजन 29.4, 21.1। और उसके बाद CO2 37.0 and 28.5। ये हो गया Cp और Cv किसका? CO2 का। बाद में जाकर आप देखेंगे जितनी भी मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं लाइक हीलियम, सबका Cp और Cv इसी के आसपास ही होता है। कितना Cp? 20.8 और Cv कितना? एक का याद करिए, सबका याद हो गया। वैसे ही डायटोमिक का होता है। डिफरेंस जो आपको मिलेगा डेसिमल में ही मिलेगा। तो डायटोमिक का Cp कितना लेना है? 29। एवरेज दिख रहा है? 29 से डेसिमल 2 कम या ज्यादा ऐसे ही होता है। और Cv कितना होता है? 20.8 या 21। ये सब का Cv होता है, हर एक डायटोमिक का। और इसी तरह से ट्राइएटोमिक का 37 Cp और यस 28 पॉइंट, ये हो गया उसका। हाँ, ओके। यस, वाटर कूलेंट की तरह क्यों यूज होता है? क्लियर नहीं हुआ। वाटर कूलेंट की तरह क्यों यूज होता है? क्लियर नहीं हुआ। वाटर कूलिंग के लिए क्यों ज्यादा यूज होता है? ओके, जब किसी चीज में हीट ज्यादा है और हम इसकी हीट निकालना चाहते हैं तो हमारा तरीका ये होता है कि इसके साथ एक कोल्ड चीज को, एक ठंडी चीज को इसके कांटेक्ट में लाइए। इससे कंडक्शन से या दूसरे मेथड से इससे हीट निकल के इसमें चली जाएगी। कंडक्शन कन्वेक्शन जिससे भी जाए, ओके, कंडक्शन से मान लेते हैं। तो जब इसमें हीट जाएगी तो ये गर्म होता जाएगा। अब ये चीज है 20 डिग्री, हमने इसके साथ ये कॉपर प्लेट लगा दी। कॉपर प्लेट का टेम्परेचर है 10, तो ये 20 कम होता जाएगा और ये 10 बढ़ता जाएगा। कब तक ऐसा चलेगा? 15 आने तक। ये कम होते होते कहां पहुंच गया? 15। ये बढ़ते बढ़ते 15, दोनों का टेम्परेचर बराबर, अब हीट का लेना देना बंद। तो ये कहां से कहां तक गया? 10 to 15। कितना डिग्री राइज हुआ? 5 डिग्री राइज होने के लिए इसने इसमें से कितना हीट एब्जॉर्ब किया? हमारे पास डाटा। तो इसने हीट एब्जॉर्ब किया, ये 1 मोल है, इसने हीट एब्जॉर्ब किया 5 टेम्परेचर के लिए 2000 कैलोरीज। क्यों? 400
जूल ये लेता है 1 डिग्री के लिए, तो 5 डिग्री के लिए कितना लेगा? 2000 जूल। ओके, अब हमने इसकी जगह वाटर लगाया, 10 डिग्री का वाटर। ओके, वाटर ने क्या किया? फिर से ये 20 कम होते जा रहा है, वाटर 10 बढ़ते जा रहा है, 15 तक चला गया, दोनों 15 में आ गए, हीट लेना बंद। वाटर 5 डिग्री राइज हुआ, वाटर ने कितनी हीट ली होगी इससे? 20,000 जूल। तो किसने ज्यादा हीट निकाली? दिस इज द फैक्ट कि पानी ज्यादा अच्छा ठंडा करता है। इसीलिए इंडस्ट्री में जितने कूलर होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? वाटर। सिंपली हर पावर हाउस में कंडेंसर को ठंडा करने के लिए वाटर यूज किया जाता है, राइट? तो पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा हीट लेता है। ओके, तो ये आपने लिखा सीपी और सीवी, ये दोनों क्या होते हैं और स्पेसिफिक हीट क्या होती है। इसके बाद हमने एक छोटी सी चीज करनी है, दैट इज कैलोरीमेट्री। नोट करिए, कैलोरीमेट्री। व्हाट इज मीन बाय कैलोरी? नोट करिए, कैलोरी इज द कन्वेंशनल यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी इज द कन्वेंशनल यूनिट ऑफ हीट और प्रैक्टिकल यूनिट in CGS system. In CGS system, 1 calorie is the heat required. 1 calorie is the heat required to raise the temperature of 1 gram water, to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. To raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius. ठीक है, तो ये काफी पहले चलती थी, सैकड़ों सालों तक ये चली, लेकिन बाद में जब एसआई सिस्टम आ गया तो हमने एसआई सिस्टम को कोहेरेंट बनाने के लिए ये बनाया कि जितनी भी टाइप की एनर्जी हैं सबका यूनिट हम क्या लेंगे? जूल। तो फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नोट करिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। एग्जैक्ट लेंगे तो कुछ और 4.186। नॉर्मली वी टेक इट 4.2 जूल्स। ठीक है, तो ये है जूल और कैलोरी का आपस का रिलेशन। तो अगर हमारे किसी न्यूमेरिकल में कैलोरी दिया हो तो आप उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तो नाउ कैलोरीमेट्री, उसी से शब्द बना है कैलोरीमेट्री। व्हाट डज इट मीन? कैलोरीमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कैलोरीमेट्री। नोट कर लीजिए, कैलोरीमेट्री इज measurement of heat transfer. It is based on the principle, that if heat Q is given to an object, of mass m, specific heat S, mass m, specific heat S, and its temperature rise by T. Temperature rise by T, then Q is equal to ms delta T. Delta T is what? Rise in the temperature. So calorimetry, the heat is calculated in this way. The other principle used in calorimetry is that when two objects are in contact, and
there is no exchange with the atmosphere, no exchange with the atmosphere, then heat given out by one object is equal to heat taken by the other object. तो इसको आप ब्रीफ में याद रखेंगे, heat given out is equal to heat absorbed. हीट गिवन आउट कौन करेगा? वो ऑब्जेक्ट जो हायर टेम्परेचर पर है, और हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? जो ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर है। और ये दोनों हीट आपस में कैसी हैं? इक्वल। और ये अगर हीट गिवन आउट Q1 है और हीट एब्जॉर्ब Q2 है, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? इक्वल। Q का फॉर्मूला क्या होता है? ms डेल्टा T। जिसने हीट दी है उसका मास है m1, स्पेसिफिक हीट s1, और इसका टेम्परेचर डाउन हो गया डेल्टा T1। तो इसकी हीट कैसे निकलेगी? m1 s1 T1। जिसका टेम्परेचर राइज हुआ है उसकी हीट कैसे निकलेगी? m2 s2 डेल्टा T2। m1 s1 T1 is equal to m2 s2 T2. So this is कितनी क्वांटिटीज हैं इसमें? टोटल 6. Out of this, if we know the 5 quantities, we can always find out the 6th quantity. नोट कर लीजिए। m1 m2 मासेस है, हम लोग मेजर कर सकते हैं। T1 T2 टेम्परेचर है, थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको S1 मालूम है तो S2 पता लग जाएगा, S2 मालूम है तो S1 पता लग जाएगा, राइट? So this equation is used as calorimeter. Okay, now calorimeter लिखिए, calorimeter. Okay, calorimeter में लिखने का ऐसा कुछ नहीं है। Calorimeter आपने लैब में देखा है। It is a small utensil, a small pot made of copper. ये कॉपर का पॉट अभी अभी आपने लिखा, इसका बाहर एटमॉस्फेयर में हीट का लेना देना नहीं होना चाहिए। सो दिस इज पुट इन ए वुडन बॉक्स। ये एक वुडन बॉक्स है। वुडन बॉक्स के अंदर इंसुलेशन भर देते हैं और ये इसके अंदर कॉपर का एक पॉट रखा हुआ है छोटा सा। दिस इज नोन एज कैलोरीमीटर। इसके अंदर पानी भरा जा सकता है। इसके ऊपर वुडन का ही एक ऐसे कैप लगा देते हैं और इस कैप में ओपनिंग रहती है। एक ओपनिंग से थर्मामीटर लगा देंगे और एक ओपनिंग से यहां पर स्टेरर रहता है, ये पानी को हिलाने के लिए। ये जो इक्विपमेंट है दिस इज नोन एज कैलोरीमीटर। स्पेशली ये जो पॉट है दिस इज नोन एज कैलोरीमीटर और ये उसका कंटेनर है ताकि इसमें से हीट बाहर नहीं जा सके। ठीक है, ये कैलोरीमीटर होता है। तो इस कैलोरीमीटर में हम इनिशियली क्या लेते हैं? वाटर। उसका टेम्परेचर देख लेते हैं, उसके बाद इसकी क्वांटिटी को नाप लेते हैं। इसका मास कितना है, कैलोरीमीटर का मास कितना है, वाटर का मास कितना है। ये सब मेजरमेंट करने के बाद हम इसमें एक अननोन ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं और हीट करके इसमें डालते हैं। हीट करके जब हम इसमें डालेंगे तो वो ठंडा होगा और ये पानी गर्म होगा। ऑब्जेक्ट ठंडा होगा और पानी गर्म होगा। कब तक ये चलता रहेगा? जब तक दोनों एक टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। हम ये देखते हैं कि इसका टेम्परेचर राइज हो गया, राइज होकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके रुक गया, उसको हमने नोट कर लिया। शुरू में जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इसका टेम्परेचर था 20, तो हम एक लोहे का बॉल लेके आए, उसको स्टीम में रखा। कितना टेम्परेचर हो जाएगा उसका? 100। वहां से निकाला और इसमें डाल दिया।
इसमें डाला और ये पानी का टेम्परेचर क्या है 20, तो ये पानी गर्म होते जाएगा और वो बॉल ठंडा होते जाएगा। दोनों आके मान लो 30 पे आके रुक गए, तो हमने इसमें से टेम्परेचर देख लिया 30। इधर ध्यान दीजिए, इसका टेम्परेचर कितना हो गया 30, और अब ये हमारी प्रोसेस रुक गई, अब वो और ठंडा नहीं हो रहा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो लोहे की बॉल है उसका स्पेसिफिक हीट बताइए, S2 बताइए। तो हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। M1 पानी का मास तौल लिया है, S1 हमको मालूम है पानी की स्पेसिफिक हीट जो भी होती है दैट इज 4186 जूल पर केजी, ये हमको मालूम है। डेल्टा T क्या होगा, टेम्परेचर राइज पानी का, पहले 20 से स्टार्ट किया था, लास्ट में 30 में खत्म किया, तो कितना आ गया 10, राइट। उसके बाद यहां आ जाएगी M2 क्या है, वो जो बॉल है उस बॉल का मास, वो हमने पहले बैलेंस पे तौल लिया है तो हमको मालूम है। डेल्टा T2 क्या है, टेम्परेचर, कहां से स्टार्ट किया था ठंडा होना 100 से कहां तक आया 30 तक, कितना आ गया डेल्टा T2 70 को यहां लिखे। तो ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये सब ऑब्जर्वेशन आ गए, क्या बचा S2 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हमने कैलोरीमीटर को यूज करके स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल निकाला। तरीका समझ आ गया, इस तरह से निकाला जाता है, और इसका ये एग्जांपल भी दिया गया है, और ये एग्जांपल आपको बनाना है, नोट करिए। A sphere of aluminium, a sphere of aluminium 0.047 kg, 0.047 kg is first kept in the boiling water, is first kept in the boiling water. Then it is transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg water at 20 degrees Celsius. The temperature of water rise, and reach a steady state at 23 degrees Celsius. At steady state at 23 degree Celsius. Calculate specific heat capacity of aluminium. ओके, ये आपको बनाना है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप यहां से स्टार्ट करेंगे। हीट गिवन आउट इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब। ओके, जल्दी लिखिए। हीट गिवन आउट, कौन है हीट देने वाला, कॉपर की वाटर, एल्यूमिनियम, कौन, यस, गर्म से ठंडा कौन हो रहा है, एल्यूमिनियम। ओके, यहां शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे आप, M1 S1 डेल्टा T1, ये किसके लिए है, एल्यूमिनियम। ये बताइए हीट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, सिर्फ वाटर और कैलोरीमीटर। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, याद रखिए हीट एब्जॉर्ब करने वाली दो चीजें हैं, वाटर एज वेल एज कैलोरीमीटर, इसलिए हमको इसके साथ ये और लगाना पड़ेगा। इसमें से एक को हम मान लेंगे कॉपर और एक को मान लेंगे वाटर। ओके, इसको क्या मानना है बोलिए, वाटर, और ये वाला कैलोरीमीटर। ओके, शुरू करिए। M1 मास एल्यूमिनियम का कितना लेना, 0.047 केजी,
0.047। S1 निकालना है, S1 ही रहेगा। डेल्टा T1 बताइए। उबलते पानी से निकाला, ठंडे पानी में डाला, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया एल्यूमिनियम में? 100 में से आप किसको माइनस करना पसंद करेंगे, 20 की 23? 23। क्यों? एल्यूमिनियम ठंडा होते 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 कहां तक पहुंचा? 23 तक, उसके नीचे नहीं जा पाया। इसलिए ये क्या लेना है हमने, 100 माइनस 23, ये आ गया। ओके, इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2 फॉर वाटर। वाटर का मास कितना? 0.25। वाटर का S अगर नहीं दिया है तो आपको अपने से यूज करना है 4186। टेम्परेचर राइज कितना हुआ? 20 to 23, दैट इज 3 प्लस कॉपर कैलोरीमीटर का मास, यस करेक्ट, तो 0.14। कॉपर का S अभी आपने नोट किया 386.4। 386.4। टेम्परेचर राइज कितना लेंगे? वही जो पानी का है, हाँ 3 डिग्री, वेरी गुड, 3, राइट। अब इस इक्वेशन में कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं? 1, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट, पूरा करने के बाद में ये आ जाएगा 0.911। जूल पर केजी पर सेल्सियस, या हम इसको लिख सकते हैं 0.911 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिए, बेकार मूड खराब हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज द कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये तो इजी है, बन जाएगा। बस यही क्वेश्चन इसके होते हैं। इसमें एक थोड़ा सा लेटेंट हीट जब आएगी, उसके साथ एक दो चीजें और एडिशन होंगी, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। ओके, सो स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी, ये आज हो गया। एक चीज पक्का याद रखिए, हीट की कैलकुलेशन किससे होती है? MST। ये तब तक सच है जब तक उस ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं बदलती। अगर हमने पानी को हीट दिया और आधे रास्ते में वो जाके स्टीम बन गया, तो हमारा इक्वेशन गया। अब हम MST से कैलकुलेट नहीं कर सकते। बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं, पानी बन गया, तो MST नहीं चलेगा। MST कब तक चलता है? स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी MST काम करता है। ठीक है, तो पानी को गर्म करते करते वो पानी ही रहना चाहिए, लिक्विड ही रहना चाहिए, उसको गैस नहीं बनना चाहिए। ओके, अगर स्टेट चेंज होगी तो क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन करेगा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे।